साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो लोग डॉक्टर हैं ओके। और साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिन पे आपको बीएससी एमएससी, हाँ उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल होता है। ओवर थिंकिंग आज ये मॉडर्न जो टाइम है इसमें एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम, नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रेन, ये जो एडल्ट्स हैं सबके लिए होता है। देखिए हाइपर एक्टिव जो बच्चा होता है, आप लोगों ने ADHD के नाम सुना होगा। अगर मैंने इफ यू हैव अ बॉन्डिंग विद योर चाइल्ड देन डेफिनेटली टॉक टू हिम कि व्हाट इज द इशू, कि व्हाई डिड इट हैपन, यू आर नॉट लाइक दिस, तो हाउ डिड दिस हैपन। जैसे मैंने बोला कि यू मस्ट सेफ स्पेस। कुछ हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसा होता है, हार्ट ब्रेक हो गया, एक बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड के साथ हुआ, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड, तो वो गलत हैबिट में पड़ गए या कुछ ऐसा। Yeah, dopamine is a neurotransmitter. Like there are many neurotransmitters in brain. जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, एसिटाइलकोलिन है, सबको अलग अलग काम के रिवार्ड या मोटिवेशन ये देने में डोपामिन का एक साइकोसिस का एक कॉमन जो डिजीज है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया कॉमनली हैपेंस इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25। और उस मूवी में वो एक सेम टीनेज लड़की का वो मर्डर किया, तो वो मूवी में एक बच्चे का ऐसा पर्सनालिटी कि वो बच्चा बहुत नॉर्मल अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली में, उसके घर में उसकी दीदी भी है, जिस एज की लड़की का वो मर्डर किया है उस एज की उसके घर में दीदी भी है। Myself, Dr. Soham Palui. I am currently a consultant psychiatrist attached to NRS Medical College and Hospital, and I'm based in Kolkata. And what I give emphasis on is about the holistic well-being. ठीक है कि कभी कभी हमारे देखते हैं चेंबर में लोग आते हैं, बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, दे कम विद वेरियस प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर आते हैं, किसी को एंग्जाइटी, किसी को पैनिक, डिप्रेशन एट्सेट्रा। तो इनको मेडिसिन के साथ साथ भी उनको प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है ये बता देना, एक्सप्लेन करना, और उनके साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ पेरेंट की तरफ से, कुछ स्कूल की तरफ से, ये करने से मेडिसिन के साथ वो अच्छा कम में आएगा। तो ये जगह पे हम लोग इम्पोर्टेंस देने का कोशिश करते हैं। मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो ये पहले आप ये डिफरेंस क्लियर करो हमारे ऑडियंस के लिए कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है। देखिए साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो लोग डॉक्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको MBBS करना पड़ेगा। MBBS के बाद जो साइकियाट्री में स्पेशलाइज किए हैं, MD किए हैं, उन लोगों को बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट। ओके। और साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिन पे आपको BSc MSc, हाँ उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPhil होता है, PhD भी कुछ लोग करते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट साइकोलॉजी के बारे में। और साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर है, ठीक है। तो पहले अगर आप कंफ्यूज है किसी बारे में कि आपको साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज हो रहा है, कि मेरा कोई एंग्जाइटी हो रहा है या पैनिक हो रहा है, कि कुछ चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ठीक से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप किसी के पास जा सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, आप किसी के पास जा सकते हैं। और जिनको अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर है वो आपको गाइड कर देगा। सपोज़ मुझे लग रहा है कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको पेशेंट को, ओवरऑल हेल्थ चेकअप मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि साइकियाट्रिकली आपको क्या इशू चल रहा है। तो इसके बारे में अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो मैं मेडिसिन दूंगा, उसको जो सपोर्टिव साइकोथेरेपी मैं करूँगा तो उसमें होगा तो ठीक है। लेकिन अगर मेरा मन में चल रहा है कि नहीं, इसको स्पेसिफिक कुछ थेरेपी देना है, इसको स्पेसिफिक कुछ ग्रुप थेरेपी में इंक्लूड करना है, और दूसरा कुछ करना चाहिए जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अच्छा हो पाएगा, तो मैं उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेजूंगा। एंड द सेम गोज़ फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो, कि जो एक पेशेंट या क्लाइंट कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी जितना थेरेपी हो पाएगा वो वहाँ पे गाइड कर देगा। लेकिन अगर किसी मेडिकेशन की ज़रूरत है या दूसरा कुछ सस्पेक्ट कर रहा है जो एक डॉक्टर को दिखाने से अच्छा होगा, तो वो लोग भी वहाँ से एक डॉक्टर के पास, एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेजेगा। तो आप किसी के पास जा सकते हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ अलग कुछ नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ है तो डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाइए। लग रहा है कि साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज़ चल रहा है, आप साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को सजेशंस ले सकते हैं, देन अकॉर्डिंगली जो है उनको आपको गाइड कर देगा वो, ठीक है। ओके गुड। तो हम एक बात मेरे को जानना था कि
एक्चुअली मैं ये बता दूं कि हमारे जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं, टीनेज ग्रेड ऑफ टीनेज सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट, और कुछ पेरेंट्स भी हैं। राइट। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि स्टूडेंट्स के माइंड में क्या चल रहा है या पेरेंट्स के माइंड में क्या चल रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने सर्च किया, कुछ गाइडेंस भी ली अपने कलीग से, अपने ऑफिसेज में जाके, कि उनका क्या इशू है, एक साइकेट्रिस्ट से वो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो कुछ बातें आई सामने। उनको पहले जानना था कि बच्चे ना, लग रहा है वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग को क्या मतलब, ये बच्चों का नॉर्मल प्रॉब्लम है या इसका भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है? ओवर थिंकिंग आज ये मॉडर्न जो टाइम है इसमें एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम, नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रेन, ये जो एडल्ट्स है सबके लिए होता है, ठीक है। तो पहले ये चीज़ समझिए कि ओवर थिंकिंग जो थिंकिंग है हम लोगों का, जो प्लानिंग है, ये एक हम लोग का नॉर्मल रिस्पॉन्स है। अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो कल कैसे चलेगा या कुछ काम अच्छे से एग्जीक्यूट करना ये नहीं हो पाएगा। सो प्लानिंग इज़ अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते रहते हो उस लेवल पे कि काम ही नहीं हो पा रहा है, तो इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। एक चीज़ ये है। और सेकेंड थिंग ये है कि जिसको बोलते हैं कि हम OCD के बारे में आप पूछेंगे शायद कि OCD का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि जो हम सोचना नहीं चाहते हैं वो बार बार आ जाते हैं दिमाग में। ओके। तो ये ओवर थिंकिंग OCD एक दूसरे से मतलब सिमिलर है या बहुत ज़्यादा अलग है? लिंक्ड अप है। लिंक्ड अप है, ठीक है। ओके। तो ओवर थिंकिंग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही था OCD के बारे में। ठीक है। ओके। तो OCD में जो होता है कि कोई एक सोच जो हम सोचना नहीं चाहते हैं वो बार बार आ जाते हैं और उसको लेकर हम लोग पड़े रहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग हटाने चाहते हैं और जब वो हम लोग अंदर क्या करते हैं कि एंग्जाइटी करते हैं। जब ये सोच आ जाता है अंदर, एंग्जाइटी होता है, तो उसको हटाने के लिए कुछ काम हम लोग करते हैं। जैसे मान लिया आपको दिमाग में आ गया कि शायद मैं बाहर से आया, अच्छे से साफ़ नहीं किया हाथ पैर या कुछ सामान, एक बार साफ़ किया, 2 बार साफ़ किया, फिर से लग रहा है कि नहीं, लग रहा है कि कुछ जाम्स लगे हुए हैं। तो ये जो एंग्जाइटी हो रहा है इसको हटाने के लिए आप जाते नहीं, एक बार धो लेता हूँ बाबा, ठीक है, मतलब थोड़ा एंग्जाइटी कम हो गया। डेफिनेटली इसमें जिन लोगों का सीरियसली OCD का प्रॉब्लम है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि कुछ डॉक्टर को भी, जो सर्जन होते हैं, OCD का इतना प्रॉब्लम है कि सर्जरी करने से पहले इतने बार हाथ साफ करते जाते हैं कि सर्जरी करने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। पर लेट हो जाती होंगी उनको, लेट हो जाती होंगे, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दिया, लेकिन इसको बहुत सारे टाइप होता है OCD का, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के बारे में ऐसा गंदा सोच आ जाता है दिमाग में, सोचना नहीं चाहते हैं लेकिन जानबूझकर सोचना अलग बात है, लेकिन मैं सोचना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी आ जाता है। और ये इतना शर्म की बात होती है कि कभी कभी बोल भी नहीं पाते हैं घर वालों के या दोस्त लोगों को, या किसी को पास जाकर बोलेंगे तो वो लोग सोचेगा कि अरे तुम खुद से ये सोच रहे हो, ऐसे गंदा सोच आ रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक आ रहा है। और उसको हटाने के लिए हम लोग लग रहा है कुछ लिख लूँ, मोबाइल स्क्रॉल्स करूँ, ये करते रहते हैं। एग्जैक्टली। इसका एग्जांपल एक दे रहा हूँ। मान लो कोई स्टूडेंट है, क्लासरूम में जा रहा है, उसके मतलब और भी स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको देख रहा है, अपने क्लास टीचर को देख रहा है। ये कभी कभी कुछ मैगजीन्स में मैंने पढ़ा था, कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उनको कुछ गंदे थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो ये इसका रीज़न क्या होता है? मतलब ऐसा कि वो मतलब एक एज में बहुत सारे मोबाइल में गंदी चीज़ें देख लेते हैं, पॉन्स के एडिक्ट हो जाते हैं, या कुछ और सेक्सुअल कंटेंट देखते हैं, ऐसा कुछ रीज़न है क्या? नहीं, फर्स्ट थिंग क्या है कि जो स्टिमुलस है हम लोग को आसपास में इन्वायरमेंट जो चल रहा है, स्टिमुलस की थोड़ा इम्प्रेशन है, ठीक है। बट OCD जो होता है तो कंसिडर इट एज अ डिजीज़, ओके, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिफरेंशिएट हियर, ठीक है, कि नॉर्मल सोचना और OCD एक नहीं है। जो पेशेंट या जो क्लाइंट ये कर रहा है, जो जिसके दिमाग में ये चल रहा है, इट इज़ कमिंग ऑटोमेटिकली, तो इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि सोच सबको दिमाग में छोटे मोटे आते रहते हैं, अच्छा बुरा ये सब कुछ आते रहते हैं, ठीक है। ओनली द प्रोपोर्शन मैटर्स कि कितना ज़्यादा आ रहा है। तो
तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स को, जैसे ओवर थिंकिंग के बारे में जाना हमने, ओसीडी के बारे में जाना, और स्टूडेंट है जो कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं, स्टूडेंट अपने क्लासमेट से कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स अपने पड़ोसी के बच्चों से कंपेयर करते हैं। ये कॉमन होती है, शर्मा जी का लड़का को देखो, वर्मा जी के लड़की से कंपेयर करते हैं, शर्मा जी के लड़के से कंपेयर करते हैं। ऐसा कंपैरिजन सोसाइटी में होता है, पेरेंट्स भी करते हैं अपने लेवल पे, स्टूडेंट्स भी करते हैं अपने लेवल। अब ये उनको, इनके माइंड में स्ट्रेस बढ़ाता है। तो इसका क्या है, ये भी कोई सिम्टम है, प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन ऐसा कुछ? इसको सिम्टम नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। जैसे जब कोई बच्चे को हम दूसरे किसी को बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं कि वो अच्छा कर लिया, आपने नहीं कर पाया, तो उसको साइकोलॉजिकली नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो बच्चा जो है ना, हम लोग वो डेवलपमेंटल फेज़ में है कि ही इज़ डेवलपिंग। तो डेवलपमेंट बोल के हम लोग फिजिकली सोचते हैं कि हम लोग हाइट में बढ़ रहा है, इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, लेकिन सोशल डेवलपमेंट भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक। तो ये सोशल डेवलपमेंट में आपको कॉम्पिटेंस है, दूसरे के साथ कॉम्पीट करने का कोशिश करना, आप नॉर्मल एम्पैथी सीख रहे हो, आप कोई सोशल सिचुएशन में कैसे ग्रो करना चाहिए ये सीख रहे हो। तो ये सब जगह में अगर पेरेंट्स की तरफ से कुछ नेगेटिव इनपुट आते रहेगा, या स्कूल को टीचर की तरफ से या कोई जगह से, तो ये उनको डेवलपमेंटली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, कि अच्छे से हेल्दी वे से ये कंपटीशन को ले नहीं पाएगा। उनको बड़े होने का एक सोच बन जाएगा कि उससे ज़्यादा करना है, उससे कम हो गया, उससे अच्छा करना है। तो मतलब आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या, दूसरे कोई आदमी, इससे अच्छा बनना है। लेकिन ग्रोथ तब होती है कि जब हम लोग को अंदर से कुछ करने का मोटिवेशन आते हैं कि मैं इस जगह पे हूँ, मुझे यहाँ से अच्छा करना है। तो ऐसा कोई आपने इशू फेस किया है कि कोई पेरेंट या इस टाइप का कंपेरिजन वाला कोई इमोशंस किसी के अंदर, पेशेंट के अंदर आपको मिला है कुछ? एग्जैक्टली। लास्ट वीक आई थिंक एक बच्चा आया था क्लिनिक में, तो उनको कंप्लेंट था कि ज़्यादा टाइम फ़ोन देख रहा है बच्चा। तो फ़ोन देख रहा है ज़्यादा, ये हर घर की आजकल की प्रॉब्लम है, होती रहती है। तो मम्मी पापा आके तो यही बोला कि फ़ोन दिख रहा है, पढ़ाई नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, कंप्लेन किया। ठीक है, उन लोगों को सुना मैंने कि क्या कंप्लेन है एग्जैक्टली, कितने दिन से हो रहा है, पहले बच्चा ऐसे था कि नहीं, बाकी सारे इश्यूज़ घर में कौन का नहीं, ये सब सुना मैंने। फिर बच्चों के साथ बात किया कि उनका मन में क्या चल रहा है। ठीक है, वो कहाँ पर रहती है, पहले नॉर्मल टॉक हम लोग करते हैं। तो बोलते बोलते बच्चा ये बोलने लगा कि देखिए घर में तो अच्छा कुछ सुनने मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने पूछा कि मम्मी पापा कैसे है, अगर कुछ तकलीफ़ होता है तो मम्मी पापा के पास जा सकते हो कि नहीं, तो उन्होंने बोलते हैं कि बोल तो सकते हैं, लेकिन हर वक्त ये बोलते रहते हैं कि वो दूसरा किसी को बच्चा ऐसा हो गया, वो मेरा जो बैचमेट है उसको आगे बढ़ गया, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं तो एफर्ट दे रहा हूँ, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई रिवॉर्ड नहीं है, उन लोग अच्छे नहीं लग रहा है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक लेवल के बाद मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करें उस जगह पे। तो इस जगह पे ये जो गैप है, हम लोग सब रिवॉर्ड चाहते हैं, है ना, दूसरे कोई हम लोग के बारे में अच्छा बोलते हैं, ये हम चाहते हैं, सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली चाहते हैं हम लोग। तो ऑनलाइन गेमिंग की जो प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे जाके गेम खेल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है अच्छा, ठीक है, ऑनलाइन से ज़्यादा कमेंट आ रहा है, तो ये दुनिया अच्छा लग रहा है। तब दिख रहा है कि हाँ भाई यही अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे अनजान लोग हैं, अच्छे बोलते रहते हैं मेरे बारे में, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक एक्सपर्टीज़ आ गया है। ठीक है, और प्रैक्टिकल जो लाइफ है यहाँ पे भी मैं एफर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि लेकिन उतना रिवार्ड नहीं है मेरे लिए, तो ये बोरिंग हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसके बारे में, इसके वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इनअटेंशन बहुत सारे कुछ आ सकता है। तो पेरेंट्स के साथ चिल्ड्रन को एक हेल्दी रिलेशनशिप और आगे बढ़ने के लिए हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली बच्चे को, लेकिन उनको पॉइंट ऑफ रेफरेंस खुद होगा कि तुम ये किया, जब अच्छा किया तो दैट इज़ गुड, यू शुड बी रिवार्डेड, उसके लिए कुछ एक छोटा मोटा गिफ्ट देना, ये करना चाहिए। और आगे बढ़ना है तो खुद के हिसाब से पढ़ो कि इस जगह पे थोड़ा कम हो गया, तो चलो बात करते हैं कि इस जगह को कैसे हम लोग आगे ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कर लिया तुम नहीं कर पाया,
दिस इज नॉट द राइट वे। कंपैरिजन नहीं करना है, राइट, कुछ भी अगर अच्छा दिखे तो उसको रिवॉर्ड देना है। या रिवॉर्ड देना है, या इम्प्रूवमेंट के बारे में बोल सकते हैं कि Improvement, इफ दिस पार्ट वी कैन इम्प्रूव, हाँ। तो देखो ऐसे पर कर सकते हैं। फेक बात नहीं बोलना है, एरिया ऑफ Right. इम्प्रूवमेंट उसको बता देना या है। सो अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए आप। हाँ, तो मोटिवेटिंग इज ओके, हाँ, यू कैन मोटिवेट द चाइल्ड टू बी हाँ। समथिंग और टू बी लाइक समबॉडी, टू मेक अ रोल मॉडल, बट नॉट टू कंपेयर। दिस इज नॉट द राइट वे। आपकी बातों में एक बात निकला है सर कि आपने वर्ड यूज़ किया है कि बच्चे बोरिंग हो जाते हैं। राइट, ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं अपनी डॉटर की बात करूं, मेरी 10 ईयर्स ओल्ड डॉटर है। वो मोबाइल देखती है या कुछ खेलती है, फ्रेंड्स के साथ जाती है। अभी हर कुछ तो सारा दिन नहीं कर सकती है, फ्रेंड्स के साथ खेलना सारा दिन नहीं खेल सकती, मोबाइल भी वो सारा दिन नहीं देख सकती। तो वो भी कहीं मेरे को लगता है कि वो बोलती भी है कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ और करना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं बोर हो रही हूँ। ये उसको इशू है, वो बहुत परेशान करती है इसको लेकर। वो कभी हमारे यहाँ पे रहती है तो अदरवाइज़ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाती है तो बोर हो जाती है, तो उसको यहाँ आना है। यहाँ रहती है तो बोर हो जाती है तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना है। तो ये बोरिंग फैक्टर के लिए बच्चों को क्या कोई सोल्यूशन है? अच्छा, या कोई मेडिसिनल इसका मतलब सोल्यूशन मिल सकता है? नहीं, ऐसे बोरिंग फीलिंग के लिए कुछ मेडिकेशन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। जो मुझे बोलना है कि देखिए आजकल की क्या हो गया कि वी हैव बीन कन्फाइंड टू अ रूम, हाँ, कि फ्लैट लाइफ हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का जगह नहीं है उतना, और पेरेंट्स भी अपना अपना काम में बिजी होते हैं। तो इसीलिए बच्चे लोगों को स्पेशली पेरेंट्स की तरफ से जो बोलते हैं कि टाइमिंग मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा हम लोग को सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि एक्चुअली हाउ मच टाइम वी कैन गिव टू आवर चिल्ड्रेन। और सेकेंड चीज़ें ये है कि स्टडीज़ के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में उनको इंक्लूड करना, जैसे उनको जो अच्छा लगे, जैसे ड्राइंग, जैसे कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, या आपको स्पोर्ट्स हो या कैराटे या योगा, वट एवर दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दैट चाइल्ड व्हाट ही लाइक्स, तो इसमें इंक्लूड करना है। वहाँ पे थोड़ा सोशलाइजेशन भी होगा, दूसरे बच्चों के साथ बातचीत होगा, वो सीखेगा कि कैसे चलते हैं, बात करते हैं ऐसे, और उसको एक फ्री टाइम में कुछ करने का कुछ मिलेगा। तो डोंट मेक इट एज अ करियर ऑलवेज कि मैंने स्पोर्ट्स में दे दिया तो उसमें उनका करियर बनना है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और तो आना चाहिए। तो दैट आल्सो बिकम्स अ स्टडी लाइक थिंग। ठीक है, हमने अलग पॉइंट निकाल दिया। कुछ पेरेंट्स का ये इंटेंशन होता है राइट, कि देख तेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस स्पोर्ट्स में है, उसको उसी फील्ड में, स्विमिंग करती है तो देख स्विमिंग में कुछ अच्छा कर सकती है, स्केटिंग कर रही है तो देख स्केटिंग में कुछ अच्छा कर सकती है। अरे भाई उसका इंटरेस्ट है तो वो करेगी, उसमें हमको बेनिफिट ही ढूंढे उसको, उसमें पूरा फ्यूचरिस्टिक हम सोच लगा कर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो गेम भी खेलती है तो क्या वो गेमर बन जाएगी? उसको जो करना हो वो करे, ऐसा मैं भी मानता हूँ अपने बच्चे के लिए। लेकिन ये इश्यूज होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि फ्री टाइम में कुछ करना होता है, कि फ्री टाइम में हम लोग स्टोरी बुक पढ़ते हैं या गीत सुनते हैं, ये जो हैबिट है ये जा रहा है। ठीक है, तो ये चाइल्ड को, ये हम लोग एज अ रोल मॉडल वी कैन टीच देम। ठीक है, कि देखो हर एक चीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं ढूंढना है। ठीक है, कि फ्री टाइम में भी कुछ होता है, ये करो। ये तो पेरेंट्स देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, Right. बच्चे देख रहे हैं एंटरटेनमेंट। उसको एंटरटेनमेंट कहाँ पे मिल रहा है वो Right. दे। अगर बुक्स, मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो मैं उसको हैबिट डालता हूँ कि स्लीपिंग में जब तुम बेड पे जाओ उससे पहले तुमको मोबाइल नहीं टच करना है। बेडरूम में जाने के बाद तुम एक बुक लो और पढ़ाई करो, कोई भी स्टोरी जो तुम्हारा, बहुत सारी स्टोरी बुक्स में उसके लिए अरेंज किया। ठीक। अच्छा, कुछ अगर बड़े बच्चों की बात की जाए तो होता है कि एग्ज़ाम आ गया तो एक तो दो टाइप के रीज़न होते हैं, उनको एग्ज़ाम के समय स्ट्रेस हो जाता है। क्या होता है कि या तो एग्ज़ाम आ गया, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो स्ट्रेस है, या एग्ज़ाम आ गया, पढ़ाई भी किया लेकिन मार्क्स उतना नहीं आएगा, उसके लिए सोच कर भी वो स्ट्रेस लेते हैं। ये जो स्ट्रेस है, ये एंग्जाइटी, इसके बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे नींद ठीक से नहीं आना, कोई बच्चा डिप्रेशन में भी चला जाता है अगर ज़्यादा टाइम ये चलेगा तो, फिर पैनिक अटैक आ सकता है। ठीक, तो अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम होगा जिसमें हम लोग डेली चलने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिसिन एक बार स्टार्ट किया मतलब उसको जीवन भर चलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेडिसिन सीवियर केसेस में जहाँ पे उनको परफॉर्मेंस हैम्पर हो रहा है,
या एग्ज़ाम है सामने, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको एग्ज़ाम के बारे में जो एटीट्यूड है ये उनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो है जो टीचर्स या पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं कि आपको जो टारगेट है कि इस मंथ में एग्ज़ाम है, उनको डिवाइड कर लो पहले कि ये महीने में ये धीरे धीरे कंप्लीट करना है। इट्स नॉट कि लास्ट मोमेंट में जाके सब कुछ कंप्लीट करना, एक डिवाइड कर लो, ठीक है। ये करने के बाद भी कुछ लोगों को टेंशन होगा ही होगा, ये सबको होता है। टेंशन इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स जो हम लोगों को अलर्ट रखता है, ठीक है। तो टेंशन अगर थोड़ा मोड़ा होगा तो हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन कभी ज़्यादा हो जाता है कि अच्छा मार्क्स आएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा एग्ज़ाम में, कुछ ब्लैकआउट हो जाएंगे, कुछ बातें। तो कभी कभी क्या होता है कि चाइल्ड टू चाइल्ड ये डिफरेंट होता है। तो पहले तो एक उनको साथ बात करके समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ वरिंग यू, कि मार्क्स अच्छा नहीं है इसीलिए तुम डरे हुए हो, या घर वालों ने कुछ बोलेगा इसके लिए डरे हुए हो, या स्कूल से कुछ डरा है कि इस बार बहुत टफ एग्ज़ाम होने वाला है इसमें डरे हुए हो, या तुमको दोस्त आगे बढ़ रहा है तुम नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। एग्जैक्टली इसके लिए इतने सारे तो रीजंस। हाँ, तो ये चीज़ हम लोग को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। एक कॉमन थिंग जो एडवाइस दे सकते हैं कभी कभी कि हम लोग उनको एश्योरेंस दे सकते हैं। किस तरह की एश्योरेंस? कि व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट विल हैपन। अब ये बताओ, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हुआ या हुआ है लेकिन टेंशन हो रहा है, सबको होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, आप लिख नहीं पाओगे, मार्क्स कम आएगा, इतना भी कम नहीं आएगा कि फेल कर जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा यही बोलेगा हाँ कम में होगा लेकिन फेल नहीं करेंगे शायद। किसी को एकदम ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बोल सकते कि नहीं फेल भी शायद कर जाऊँगा, ठीक है। फेल करोगे तो फिर उसके आगे क्या है, क्या होगा उसमें? अगर पेरेंट्स या क्लास या टीचर सब लोग सपोर्टिव है कि ठीक है मैक्सिमम क्या होगा, फेल होगा, तो उनको हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्स्ट सिचुएशन नेक्स्ट पार्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं या नेक्स्ट सेमेस्टर में इम्प्रूव कर सकते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। या मैक्सिमम क्या होगा, कुछ महीना तुम लेट हो जाओगे, क्या है। तो इफ़ वी सी लाइफ इन अ स्पैन ऑफ लॉन्ग ईयर्स, तो उसमें ये कुछ महीना क्या होता है। मैं तो जब कोई एडल्ट आता है, मान लीजिए कि 25-30 ईयर्स को, जब ये एंग्जाइटी पैनिक के बात करते हैं, तो उनको एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा एक चीज़ बताइए सर कि व्हेन यू आर रीडिंग इन क्लास 7, हाँ, तो उनमें क्या सब्जेक्ट था, जियोग्राफी, हिस्ट्री, तो कितना मिला था जियोग्राफी में, याद है? तो 99.99% रिमेंबर नहीं करते हैं कि नहीं पता नहीं, तो कैसे मालूम होगा। लेकिन आप सोचिए कि उस टाइम में क्लास 7 में जब पढ़ते थे, वही मार्क्स एकदम फाइनल था कि अगर अच्छे नहीं मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आज देखो आफ्टर 10 ईयर्स यू डोंट इवन रिमेंबर कि बैचमेट कौन था, स्कूल में आधा लोगों को नाम ही याद नहीं है। तो ऐसे जब स्पैन में लोग सोचते हैं कभी कभी, तो तब उन लोगों को याद आता है कि राइट, मे बी आई एम गिविंग एक्स्ट्रा वैल्यू टू दिस थिंग विच इज़ नॉट दैट मच वैल्यूएबल। तो बच्चे लोगों के लिए ऐसा कॉग्निटिव मतलब रिस्ट्रक्चरिंग करना ऑलवेज नहीं होता है, ये तो पेरेंट्स को ही करना है, right, मतलब हाँ, ये जो सजेशन है ये तो एक्चुअली पेरेंट्स ही लेंगे, right, अगर स्टूडेंट एडल्ट नहीं है, टीनेजर उतना समझदार नहीं है, बात को नहीं ले पा रहा है, तो ये सब कुछ पेरेंट्स को ही समझना है। हाँ, थोड़ा उनको ऐसे गाइड करना है कि व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, इवन इफ द वर्स्ट थिंग हैपन्स आई एम देयर विथ यू। दिस एश्योरेंस इज समटाइम्स रिवॉर्डिंग। एक इस बात पे ही एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को सर, कि पेरेंट्स को पता कैसे चले कि उनको कब एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, तो क्या क्या ऐसे सिम्टम हो सकते हैं, क्या क्या एक ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिनके लिए एक साइकेट्रिस्ट को कांटेक्ट किया जा सकता है, ये पहले आप अच्छे से समझाओ। ठीक है, देखिए साइकियाट्रिक जो प्रॉब्लम्स हम लोग बोलते हैं, एक तो है कि हम लोगों को एक टैबू है इसके बारे में कि साइकियाट्री मतलब दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, इससे। लेकिन टाइम हैज़ चेंज्ड अ लॉट, ठीक है। आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए लोग साइकियाट्रिस्ट के पास आते हैं और जो हम लोग डील करते हैं, जैसे नींद नहीं होना, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कोई रास्ते पे जा रहा हूँ, पैनिक अटैक आ गया, छाती तड़पने लग गया, पसीना आ गया, लग रहा है कि दम बढ़ रहा है कि अभी मर जाऊँगा मैं, इसको बोलते हैं पैनिक अटैक्स। आप पहले तो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं नॉर्मली, जो फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट,
वहाँ पे देखते हैं बाकी सब टेस्ट वगैरह नॉर्मल है, तो लोग बोलते हैं कि शायद आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी से ये हो रहा है। तो पैनिक अटैक एक जगह है। सेकंड की लो मूड, दिन भर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। पहले जो चीज़ें करने में आपको अच्छा लगता था, थोड़ा मूवी में जाना, दोस्त लोगों के साथ बात करना, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है आजकल। हर दिन घर में रहते हैं हम लोग, काम में एनर्जी नहीं है, छोटे मोटे काम में एनर्जी नहीं मिल रहा है। सुबह जब बेड से उठते हैं लग नहीं रहा है कि कुछ करना पड़ेगा, सोते रहते हैं ऐसे लगता है। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या नींद नहीं होना, ये सब कारण से आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हो। और बच्चे लोगों को स्पेशली जो होता है कि कुछ टाइम में बोलते हैं कि देख रहे हैं कि बच्चा उतना इंटरेक्ट नहीं कर रहा है हम लोगों के साथ, थोड़ा अकेलापन हो गया, मतलब ही और शी स्टेइंग लोनली, मतलब अकेला अकेला रहते हैं ज़्यादा टाइम, या पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं है, ज़्यादा टाइम फ़ोन में चल रहा है, ठीक है। हाइपर एक्टिव हो गया है बच्चा, और इतनी लेवल पे हो गया है कि उनको फंक्शनिंग में हैम्पर हो रहा है। कुछ काम दे रहा हूँ लेकिन काम कंप्लीट नहीं कर रहा है। आपने कहा अभी हाइपर एक्टिव बच्चा है तो आना चाहिए, वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर रहा है या होमवर्क नहीं कंप्लीट कर रहा है या जो उसको टास्क दिया रहा है वो ध्यान से नहीं कर रहा, तो आप बोलना चाह रहे हो कि ऐसे बच्चों का सॉल्यूशन है आपके पास, एक साइकियाट्रिस्ट के पास होता है? या देखिए, हाइपर एक्टिव जो बच्चा होता है, आप लोगों ने ADHD के नाम सुना होगा कि अटेंशन डेफिसिट हाइपरकिनेटिक का प्रॉब्लम जो है। तो हर एक बच्चा ADHD का नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हाइपर एक्टिव पहले भी था बच्चे लोगों को, अभी भी है, ठीक है। तो हाइपर एक्टिव डज नॉट मीन कि ऑलवेज ADHD है उनका, ठीक है। तो पहले अच्छे से हिस्ट्री लेना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन में ही हो रहा है। अभी आप पहले ADHD क्या है ये बताओ। ADHD में जो कंपोनेंट होता है, एक है कि आपको अटेंशन का प्रॉब्लम, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए। आपको एक काम दिया गया, थोड़ा टाइम बाद आपको डिस्टर्ब फील हो रहा है कि दूसरे काम पे चल रहे हो, या साइड से थोड़ा बहुत साउंड आया तो मेरा डिस्ट्रैक्ट होके उधर चला गया मेरा दिमाग। तो वैसे कोई भी काम आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। सेकंड है कि हाइपर एक्टिविटी, ज़्यादा दौड़ते रहते हैं, यहाँ पे तोड़ फोड़ करते रहते हैं घर में। यह होता है कि स्कूल में टीचर ने क्वेश्चन पूछा, वो दूसरे किसी के लिए था, लेकिन वो उठ के बोल दिया पहले, ही इज पॉजिटिव हुआ। हाँ, कभी कभी ये पॉजिटिव, लेकिन जब ये रूल्स फॉलो करना होता है जगह पे, तो ये रूल्स नहीं फॉलो कर पाएगा, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दैट चाइल्ड। और ये अगर बढ़ते जाएगा तो रास्ते में भी प्रॉब्लम होगा कि कौन सी जगह पे रुकना है, नहीं रुकना है। सर कि आप जैसे ADHD बोले कि डॉक्टर, ये स्कूल का एग्जांपल लिए कि स्कूल में बच्चा उसको क्वेश्चन किया तो वो बच्चा आंसर दे दिया, लेकिन बच्चा ऐसे भी हो रहे हैं जो घर पे और सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, पर क्लास में जाके जब मैम उससे क्वेश्चन कर रही है तो वो बच्चा मम हो जा रहा है, म्यूट हो जा रहा है। वो ऐसा भी कुछ सिम्टम है क्या ऐसे बच्चों के लिए? हाँ, नहीं देखिए, ADHD में ये आता है नहीं, ADHD जो होगा स्पेसिफिकली, तो उसमें क्या है, डिफरेंट सिचुएशन में ये कॉन्सिस्टेंट होगा। बच्चा घर में भी ऐसा कर रहा है, स्कूल में भी ऐसा कर रहा है। थोड़ा वक्त चेंज हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे थोड़ा डर है, क्लास में टीचर कुछ बोलेगा कि थोड़ा डिसिप्लिन वहाँ पे कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनको इनअटेंशन का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, ठीक है। बच्चा अगर उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता रहेगा तो वो जितना भी एक्टिव हो तो कैसे मैम को आंसर देगा वो? हाँ। ये तो आंसर हो, रिप्लाई तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा एक्टिव है, बट जब मैम पूछ रही है उसके क्वेश्चन का उसके पास आंसर ही नहीं है, तो इतना एक्टिव हो गया वो करेगा क्या? वो तो आंसर उसको आता ही नहीं है, राइट। तो बच्चा वीक है, उस क्वेश्चन का वो पढ़ाई नहीं किया हुआ, स्टडी नहीं किया हुआ, तो वो आंसर कैसे देगा वो? तो यहाँ पे ये एक मतलब इस चीज़ को वो पॉइंट नहीं कर रहा है। नहीं, जो मैं बोला कि शायद उनको पता है, लेकिन क्वेश्चन दूसरे किसी के लिए था, वो बोल रहा है। हाँ, ये आप बोले। हाँ, कि मान लीजिए कि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंशियली सब बच्चा कुछ ले रहा है मैडम से या टीचर से कोई, तो वो सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा है, आगे आगे जा रहा है, बिकॉज ही इज इम्पेशेंट, ही इज नॉट बीइंग एबल टू बी क्वाइट एंड स्टिल। तो ये है ADHD का सिम्टम्स जो होता है। और ये टीचर क्लासरूम में सिर्फ नहीं, मैंने इट हैपन्स बोथ इन द क्लासरूम, ऑल्सो इन फैमिली सेटिंग्स, इन होम सेटिंग्स ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि कभी क्या होता है, कुछ इन्वायरमेंट की वजह से कुछ चेंजेस बच्चों में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, शायद घर में उनका कुछ प्रॉब्लम है, मम्मी पापा लड़ते रहते हैं अपन बीच में, तो वहाँ पे उन पर हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाता है क्योंकि सेफ फील नहीं कर रहा है। लेकिन स्कूल में बच्चा जब जाता है ठीक है,
तो ये ADHD का सिम्टम नहीं है, दैट इज़ द रिएक्शन टू द होम एनवायरनमेंट, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन ADHD टिपिकली जो प्रॉब्लम होगा उनको न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अटेंशन नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, दैट विल बी कंसिस्टेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो उनका नींद पूरा नहीं हो रहा, राइट, उनको नींद नहीं आती है या रात को लेट से सोते हैं। तो और क्योंकि बहुत सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको होता है सुबह सुबह उठना होता है, लेकिन वो रात को इतने एक्टिव हो जाते हैं कि रात को उनको नींद नहीं आता है। तो इससे उनको भी स्ट्रेस होता है या उनका मूड स्विंग करता है, वो अच्छे से बात नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये भी क्या एक सिम्टम है जिसके लिए हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर ये ज़्यादा हो रहा है कि जिसकी वजह से उनको एकेडमिकली हैम्पर हो रहा है या डेली जो रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा है, और ये कंसिस्टेंट, आप एक दिन 2 दिन नहीं, कंसिस्टेंटली आप देख रहे हैं कि 7 दिन 10 दिन हो गया ऐसे चल रहा है कंटिन्यू, या बीच बीच में ये बढ़ते जा रहा है, तो फिर जाना चाहिए। सर ऐसा मैं बोलना चाह रहा था कि बच्चा अगर पढ़ाई करना ही नहीं चाहता, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक, और हाइपर एक्टिव भी है, तो इसका भी कोई सोल्यूशन हो सकता है कि बच्चा को पढ़ाई में फोकस कर पाए? राइट, जो हाइपर एक्टिव बच्चा है स्पेशली, हाँ, या नॉर्मली कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ है कि जो लंबा टास्क है उनको ब्रेक डाउन कर देना। अगर आप 30 मिनट्स के लिए 40 मिनट्स के लिए कुछ काम देंगे आप किसी को, तो स्पेशली जो हाइपर एक्टिव चाइल्ड है वो लोग फॉलो नहीं कर पाएगा। और बच्चों को हर वक्त हम लोग पहली मेडिसिन नहीं देते हैं, पहले थोड़ा मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कि इनको थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, पहले ब्रेक डाउन कर देना। आप 10 मिनट के लिए काम दो, 15 मिनट के लिए काम दो, फिर ब्रेक दो 5 मिनट 10 मिनट के लिए, जाओ अभी थोड़ा मुंह में पानी वानी दे के साफ होके आओ, या थोड़ा खेल के आओ, फिर 5 मिनट बाद। तो गिव अ टास्क फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स, गिव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। सर ऐसे अगेन मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, राइट, कि ऐसे जब आप बोलोगे तो मैं ऐसे पेरेंट्स को ये थोड़ा होता है कि बच्चा बोर हो रहा है या बहुत देर से पढ़ रहा था, जा तो खेल के आ। वो बच्चा खेलने गया तो खेल के वापस नहीं आ रहा है, और खेलने के बाद उसका एग्ज़ाम है, उसको पढ़ने के लिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, खुद का ही शायद। तो जब मैं उसको बैठा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तब भी वो पढ़ने को नहीं बैठ रहा है, कि उसको अब माइंड उसका खेलने में चला गया। तो मतलब एक पेरेंट्स ये उम्मीद से उसको भेजता है कि वो माइंड फ्रेश करके आएगा, अब वो परेशान हो गया कि वो खेलने वाला माइंड उसके माइंड में पूरा आ गया, वो बैठने को तैयार नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि इसमें जो ब्रेक देना है, वो एकदम खेलने के लिए बाहर नहीं भेजना है, जस्ट टू गिव अ ब्रेक, कि पढ़ाई नहीं है, दूसरा कुछ तुम फ्रेश घर में बैठो, हाँ, लेकिन बाहर नहीं जाना है। हाँ, ये एक चीज़ है। और खेलने का जो बात जितना हुआ कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, थोड़ा सोशलाइज करना या प्ले थेरेपी, इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो उनके लिए टाइम फिक्स कर देना कि दिन में 1 आवर कि 1.5 आवर आपके लिए, तुमको ये खेलना है इस टाइम में। दिन भर अगर पढ़ाई के बात करेंगे तो दिन भर खेलने का सोच ही दिमाग में आएगा। तो अगर ये पढ़ाई का टाइम खेलने का टाइम हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे तो उसमें बच्चा थोड़ा रूटीन में आ पाएगा धीरे धीरे। तो आप ये रूटीन में लाना है थोड़ा धीरे धीरे कि इस टाइम में खेलना है। और जिस दिन बच्चा, एक काम कर सकते हैं कि जिस दिन बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, कि एक दिन अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ाई किया, तो गिव हिम सम रिवॉर्ड। रिवॉर्ड हर वक्त बड़ा कुछ देना पड़ेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। सब लोग एक साथ बोला कि वाओ टुडे यू हैव रेड वेरी वेल, गिव अ स्लो क्लैप फॉर दिस चाइल्ड। हाँ, सब लोग अच्छे से उनको अप्रिशिएट किया, एक छोटा पेन ला दिया आपने उसको, तो दिस ऑल्सो कैन बी अ रिवॉर्ड, ठीक है। और जब नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन तो होता है कि पढ़ाई एकदम ही नहीं कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है, ये होता है कभी कभी, तो इसमें भी पेरेंट्स को जो रिएक्शन ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि रिवार्ड देना चाहिए, पनिशमेंट भी आप दीजिए, लेकिन आजकल के ज़माने में पनिशमेंट स्पेशली हम लोग बोलते हैं कि जो फिजिकल पनिशमेंट है, कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये मत दीजिए, ऐसे नहीं है। दूसरी तरफ से जैसे कि थोड़ा उनके साथ बात करना कम कर दिया, सब लोगों ने बोल रहा है कि आप तुम अच्छे से बिहेव नहीं किया, ऐसे किया, तो हम लोग सोच रहे थे कि आज घर में अच्छा कुछ बनेगा, खाना बना, आज नहीं बनाएंगे क्योंकि तुम ऐसे कर रहे हो, क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा बात कम कर देना, जिसमें उनको ये वो समझ पाएगा कि जस्ट बिकॉज आई एम बिहेविंग दिस वे माई पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी टुडे, यू आर सपोज टू हैव अ नाइस डिनर, वी आर नॉट हैविंग इट टुडे, वी आर हैविंग अ नॉर्मल डिनर, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया। So these are the small techniques through which you can modify the child's behavior by modifying your reaction to those situations. एक बहुत
सीरियस इशू है सर कि कुछ बच्चे जब क्लास वाइज जब बड़े होते हैं, जब बड़े क्लासेस में जाते हैं और हो सकते हैं वो टीनेज हैं, कॉलेज गोइंग नहीं है, वो लोग कुछ बैड हैबिट्स अपना लेते हैं. सपोज कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गलत मेडिसिन या अल्कोहल का भी यूज़ करते हैं. कॉलेज में गोइंग स्टूडेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है. तो इनमें इस टाइप के बच्चों का अगर पेरेंट्स को पता चल रहा है तो क्या इनको भी एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, या क्या सॉल्यूशन है सब इस टाइप के बच्चों के लिए? कभी कभी ये हम लोग देखते हैं, मतलब कभी कभी नहीं, ये बहुत जगह पे कॉमन हो गया अभी कि सब्सटेंस यूज़ इन टीनेज स्पेशली. ओके. तो पहले बात ये है कि इफ़ यू हैव अ गुड बॉन्डेज विद द चाइल्ड, देन टॉक टू द चाइल्ड या टॉक टू द एडोलेसेंट बॉय और गर्ल कि व्हाई डिड यू डू दिस थिंग, कहाँ से मिला है, क्या हुआ है. और स्कूल का जो आपको रेगुलेशंस है जो है वो अलग बात है, वो चलेगा. लेकिन पहले ये पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ द इशू, व्हाट इज़ द रीजन दैट ही डिड दिस थिंग. तो क्या होता है कि इफ़ वी बिकम वेरी रिएक्टिव टू दोज सिचुएशंस कि पहले बहुत डांट दिया, बहुत कुछ कर दिया, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि हाथ के पास ये है, जो नशा की चीज़ें हैं वो है, मिलेगा. तो नेक्स्ट टाइम भी वो चाइल्ड ये कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम किसी को बोलेगा नहीं और अच्छे से करेगा, छुपा जाएगा, छुपा देगा. ठीक है. तो ये चीज़ें हैं कि उनको एक सेफ स्पेस देना कि क्यों किया है, ठीक है, वो चीज़ बताओ, हम लोग देखते हैं बात करके. तो इसमें उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने गलत किया, बाकी लोगों ने समझाया कि दिस इज़ रॉन्ग, बट उन्होंने एक स्पेस भी दिया मुझे इम्प्रूवमेंट करने का. लेकिन पहले अगर बहुत डांट देगा, बहुत कुछ कर देगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ करेगा गलती से भी, क्योंकि बहुत काम हम लोग गलती से भी करते हैं, तो फर्स्ट ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि गलती से कर लिया, ठीक है, उनको स्पेस दो, इम्प्रूवमेंट का जगह दो. अगर ये बार बार होता जाएगा, हम लोग देखेंगे कि नो ही इज़ एन एडिक्ट बेसिकली, देन यू हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली, जैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है. लेकिन कॉमन सजेशन कौन करता है, पेरेंट्स या एक नहीं, साइकियाट्रिस्ट? इन दोज केसेस आई थिंक यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, क्योंकि वहाँ पे आपको कभी कभी ये होता है ना कि जब when one becomes addict to any substance, it is alcohol, cannabis, heroin or whatever, then it changes the way your brain thinks basically. All time you are thinking about the reward, कि I will take that substance and I will do this thing. So बाकी सब काम में ध्यान चला गया, नहीं है ध्यान, ठीक है. All time you are thinking कि कब मुझे वो substance लेना है, because that is very rewarding. तो your body and the brain, it becomes dependent on that particular thing. So sometimes क्या होता है कि when I stop taking the substance, particular thing, there are reactions कि मेरा हाथ काँप रहा है, नींद अच्छे से नहीं आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन हो गया है, बहुत अनईजी फील हो रहा है. तो इन चीज़ों को मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते. तब क्या सोचते हैं कि भाई इतना प्रॉब्लम हो रहा है, परेशान हो रहा है, मैं वो चीज़ ले ही लेते हैं, ये चीज़ लेके मैं अच्छा रहता हूँ, फिर लेना चाहिए. तो ये जो फिज़िकल सिम्टम्स है, इसको कम करने के लिए मेडिकेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये होता रहेगा तब कभी नहीं छोड़ पाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिक्ट स्टेज. एक्जैक्टली. ये जो पॉपुलर सिंगर हैं हनी सिंह, राइट, उनका भी तो उनका कुछ पॉडकास्ट देख रहा था मैं, वो काफ़ी सिवियर सिचुएशन था, मतलब डेडली, वो कैसे बच के वापस आ गए, ये बहुत बड़ी बात है. अदरवाइज तो मतलब वो जिस टाइप के मेडिकेशन, जिस टाइप के एक्सपर्ट्स का मतलब फॉलो कर रहे थे, उनके पास जा रहे थे, या उनके पास एक्सपर्ट्स आ रहे थे, डॉक्टर्स आ रहे थे, कि ये किसी का भी एक ये फियर हो सकता है कि अगर इस टाइप के सब्सटेंस का यूज स्टूडेंट करने लगे, क्योंकि जिस टाइप के उनका पॉकेट मनी होगा, जिस टाइप के स्कूल का इन्वायरमेंट होगा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा डर पेरेंट्स को होगा. डेफिनेटली. स्पेशली जो मैं बोल रहा हूँ कि सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी कैनाबिस. तो सब्सटेंस की बात कर रहे हैं या एडिक्शन की बात कर रहे हैं? सब्सटेंस में जो एडिक्शन होता है, सब्सटेंस का एडिक्शन. सब्सटेंस का एडिक्शन. और एडिक्शन की बात अगर करें तो एडिक्शन भी
बहुत टाइप का हो सकता है। सब्सटेंस में हो सकता है एडिक्शन, या आपको फ़ोन में भी एडिक्शन हो सकता है, या किसी लोगों को गैम्बलिंग में एडिक्शन है, ऑनलाइन गेमिंग करना, उसमें सब पैसा जा रहा है। दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एडिक्शन। किसी टीनेजर्स को पॉर्न का एडिक्शन है, या ये भी एक एडिक्शन हो सकता है। तो बायोलॉजिकल कोई हैबिट मास्टरबेशन में, ये भी एक एडिक्शन हो सकता है। तो एडिक्शन बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। सब्सटेंस की अगर बात करूँ कि फॉर सब्सटेंस कैन बी अल्कोहल, कैनबिस, हेरोइन, इवन पेन किलर्स, कफ सिरप इन सम एरियाज। तो इन सब में क्या होता है ना कि जैसे बोला कि ब्रेन का वायरिंग चेंज हो जाता है कि मुझे ये खाना है, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगा। और जब नहीं मिल रहा है ये, तब मोटिवेशन नहीं है, डिप्रेशन, और कभी कभी चिड़चिड़ापन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत होता है, और साथ साथ में उनको रेगुलर थेरेपी कि कैसे इसको एड्रेस करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल फॉलो, हाउ यू विल एड्रेस दिस नेगेटिव फीलिंग्स, हाउ टू टॉलरेट द डिस्ट्रेस, ये उनको धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा। यहाँ एक पॉइंट आ रहा है सर कि ये जो आप एडिक्शन की बात कर रहे हो, तो बहुत ऐसे एडिक्शन की जो आपने बताया, वो एडिक्शन पेरेंट्स को पता कैसे चले, और पता चल भी जा रहा है सपोज किसी एडिक्शन के बारे में, उसको तो पहले स्टूडेंट मतलब उस अपने बच्चों से उसके बारे में बात करें, या डायरेक्ट डॉक्टर के पास ले जाके डॉक्टर से वो बताएंगे, या उनके वो जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद, मतलब वो जो टीनेजर्स हैं वो खुद बात करेंगे डॉक्टर से। ये क्या इस सिचुएशन कैसा होगा? देखिए, अगर मतलब इफ़ यू हैव अ बॉन्डिंग विथ योर चाइल्ड, देन डेफिनेटली टॉक टू हिम कि व्हाट इज़ द इशू, कि व्हाई डिड इट हैपन, यू आर नॉट लाइक दिस, क्या तो हाउ डिड इट हैपन। जैसे मैंने बोला कि गिव हिम अ सेफ स्पेस टू रिवील द थिंग्स, क्यों नहीं, बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट रिएक्टिंग तो नहीं बोलेगा। तो एम्पैथेटिकली लिसन टू द पर्सन कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है, एटसेट्रा गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन एम्पैथी रखना पड़ेगा। या डेफिनेटली, या बिकॉज समटाइम्स आफ्टर अ सर्टेन स्टेज इट बिकम्स अ डिजीज। ये एडिक्ट का हाथ में नहीं रहता है एक टाइम के बाद, सो उन पर ब्लेम लगाने में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक टाइम के बाद मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब पहले पकड़ा गया तो फिर अब बात कीजिए उनके साथ जो हो रहा है। तो अगर उन्होंने बोलेगा कि नहीं, मैं बहुत दिन से ये ले रहा हूँ, ऐसा चल रहा है, मैं ये नहीं लेने से मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं चल नहीं पाता हूँ, तो देन डेफिनेटली टेक हिम टू अ डॉक्टर। ठीक है, क्योंकि और दूसरा कुछ चीज़ें हो सकता है, उनको साइकेट्रिक कुछ इश्यूज़ हो सकता है जिनको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, जो वहाँ पे जाके उनको बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तो ये जो रीज़न होता है, ये अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता पाओ कि कुछ हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसा होता है ना, हार्ट ब्रेक हो गया, एक बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो गलत हैबिट में पड़ गया। किसी का हो गया एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए, या किसी का ऐसा हो गया कि ऐसा सोसाइटल कुछ प्रेशर आ गया उसको, उसके स्किन कलर को लेके या उसके बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, तो वो एक अलग स्ट्रेस में है, अलग मतलब उसका हो सकता है कुछ गलत हैबिट में चला गया उसकी वजह से। तो अगर कि कोई स्टूडेंट को पता है ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है और मैं ये पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकता, अगर वो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो उनको अपने सेल्फ हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए? ठीक, देखिए, हम लोगों ने बात स्टार्ट किया एडिक्शन पे कि मुझे एक लड़का या लड़की मिला कि ही इज़ टेकिंग समथिंग, लेकिन थोड़ा अगर पीछे जाए, हम लोग पास्ट में जाए, जैसे आपने बोला कि देयर कैन बी सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट, क्योंकि जो लोग एडिक्शन में गया है उनको भी बहुत सारे रीजंस हो सकता है। कुछ लोग ले रहा है कि फॉर फन, कि मज़ा आ रहा है इसीलिए ले रहा है, ठीक है। कुछ लोग लेते हैं फॉर पीयर प्रेशर, कि दोस्त लोग बोला है इसीलिए ले रहा हूँ, और कुछ लोग बोल रहा है कि मेरा कुछ इश्यूज था लाइफ में जिनको मैंने हैंडल नहीं कर पाया, तो इसीलिए ले रहा हूँ। तो अगर ये टाइप को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो ये मेडिसिन भी ठीक से नहीं दे पाएंगे और उनको गाइड भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ है जो आपने बोल रहा था कि सेल्फ हीलिंग के लिए, तो पीछे अगर जब जाए तो देखते हैं कि लाइफ में कुछ इशू हुआ था, जैसे आपने बोला कि हार्ट ब्रेक का इशू, सोसाइटल कुछ इश्यूज़ हुआ था, फिनेंशियल कुछ इशू में पड़ गए थे, फैमिली में कुछ हुआ था, या पढ़ाई में फेल हो गया, कुछ हो गया। तो ऑल दिस सिचुएशंस दे गिव राइज टू अ नेगेटिव फीलिंग। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है।
लेकिन ये नेगेटिव फीलिंग के लिए मेरा काम हैम्पर हो रहा है, मेरा फ्यूचर प्लानिंग बिगड़ गया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि किसके पास जाना है, किसको बोलना है। हार्ट ब्रेक हो गया, घर में बोलूँ तो घर में और ज़्यादा बोलेगा मुझे। फिनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, घर में बोला तो फिर घर में और कुछ बोलेगा मुझे, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ। सो समटाइम्स दे डू नॉट नो कि वेयर टू गो. So in those cases, sometimes a close person, he can be a friend, he can be a family member, they can be a good listener or the good guide. Or if you think that I don't have anybody like that to talk to, then you should come to a therapist, come to a psychiatrist, so that you can vent out. कि देखिए, this is the negative feeling I am having, then please guide me what I can do regarding this. हर एक टाइम में क्या होता है कि वी कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट सोल्यूशन कि तुमको मैंने कुछ बोल देंगे तो लाइफ एकदम आगे बढ़ जाएगा। तो ये तो आप बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहे हैं सर, Right. कि आप पेरेंट्स से डर लग रहा है या कुछ फ्रेंड्स नहीं है तो डायरेक्ट तो डॉक्टर से भी बात कर लेना कुछ। Definitely. अगर डॉक्टर्स का फीस है या अपॉइंटमेंट है उस हिसाब से उसको अरेंज करके एक अपॉइंटमेंट लेके, क्योंकि स्टूडेंट की बात करें, Right. उनको उनके तो पॉकेट मनी में ही उनको सब कुछ करना है, तो करके डायरेक्ट डॉक्टर से मिल लें। इसमें तो कोई बड़ी इशू नहीं है, ये तो बहुत बड़ा हेल्प ही होगा उनके लिए। कोई जान भी नहीं पाए और उनको सॉल्यूशन भी मिल जाए। एक और डॉक्टर तो उससे बात करना तो प्राइवेसी का तो कोई पूरा ये है, फुल प्राइवेसी आपको मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर आप खुद किसी फ्रेंड्स को मिलकर अपना चीज़ बता पा रहे हो कि और वो किसी और को शेयर ना करे, अदरवाइज आप किसी एक्सपर्ट से ही मिल लो ना। राइट। और इसके कारण से आजकल स्कूल में काउंसलर जो रखने का एक रूल्स हो गया है बहुत जगह पे, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो टीचर को मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, पेरेंट्स को नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आई कैन रीच आउट टू अ थर्ड पर्सन. He can be a psychiatrist, psychologist or whoever, where I can talk about my issues. लेकिन जो मैंने बोला कि कुछ कारण से एक नेगेटिव फीलिंग अराइज किया, तो उसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं हेल्प ले रहा हूँ किसी को, एक अल्कोहल का, सिगरेट का या कैनाबिस का. सो ग्रेजुअली आई एम गेटिंग डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग, अल्कोहल या कैनाबिस वॉट एवर. और भविष्य में क्या होगा, इट बिकम्स अ कंपल्शन. ये छोड़ के मैं नहीं रह सकता हूँ. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम लोग जब स्टार्ट करते हैं कोई भी सब्सटेंस लेना, वी स्टार्टेड इम्पल्सिवली, आउट ऑफ इम्पल्स या टू सूद, टू फॉर अ सूदिंग फीलिंग. लेकिन बाद में क्या हो जाता है, इट बिकम्स अ कंपल्शन. सो फ्रॉम इम्पल्सिव एक्ट टू अ कंपल्शन, और जब कंपल्शन में पहुँच जाते हैं देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. तब हम लोग जी नहीं पाते, तब बहुत तकलीफ होने लगता है, तब हम लोग जाते हैं. लेकिन पहले ही अगर जब आपको डिस्ट्रेस हो रहा था, कुछ तकलीफ हो रहा था, उस टाइम में जाते, देन यू कुड हैव बीन गाइडेड इन अ बेटर वे. एग्जैक्टली. ऐसा अगर पेरेंट्स भी ये अगर पॉडकास्ट देख कर समझ पाए, तो वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं. कुछ चीज़ें हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में देख रहे हैं सर, जैसे कुछ स्टूडेंट्स लेज़ी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ है कि बहुत ज़्यादा सोते हैं. ये सब भी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है या ये नॉर्मल होता है? नहीं, लेजीनेस होता है सबको में. हम लोगों को भी कभी कभी लगता है कि भाई आज काम नहीं होता तो अच्छा होता, ठीक है. लेकिन इफ़ इट इज़ परसिस्टेंट, जैसे बहुत दिन से चल रहा है और डेली फंक्शनिंग हैम्पर कर रहा है, या वो चाइल्ड खुद आके बोल रहा है या एडल्ट कोई भी कि नहीं मुझे अच्छा नहीं फीलिंग लग रहा है, दिस इज समथिंग दैट आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, तब उनको हेल्प लेना चाहिए. क्योंकि सिर्फ साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं, मैं एज अ डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे कारण भी हो सकता है. शायद उनको शरीर में ब्लड कम है, थायराइड का कोई इशू है, इसमें भी हो सकता है, लेथर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सब होता है. साथ में जो कॉमन चीज़ें है, डिप्रेशन में ये चीज़ें बहुत कॉमन है कि लेथर्जी लगना, काम में मन नहीं लगना, या यू डोंट फील लाइक वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, स्लीप डिस्टर्ब होना, ये होते रहते हैं. एक टॉपिक था जिसमें मैंने भी कुछ वीडियोस में बात किया था पहले, डोपामिन. राइट. तो स्टूडेंट का और डोपामिन का ये क्या रिलेशन है, कुछ आप बताओ. डोपामिन के बारे में साइकियाट्री में हम लोग बोलते हैं कि डोपामिन इज़ द रिवार्डिंग हार्मोन. ठीक है, जब आप अच्छे कोई काम करते हो, ठीक है, सपोज यू आर ईटिंग अ चॉकलेट,
you are talking to the person you love, you have achieved something in the sports या academics, सब लोग अच्छे बोल रहे हैं आपको, तब डोपामिन सिक्रेशन होता है. ये जो फील गुड फैक्टर है. ठीक है, कोई हार्मोनल या कुछ ऐसा कोई? या डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. लाइक देयर आर मेनी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ब्रेन. जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, एसिटाइल कोलिन है, सबको अलग अलग काम है. लेकिन रिवार्ड या मोटिवेशन ये देने में डोपामिन का एक बहुत बड़ा रोल है. और नॉर्मली जैसे मैंने बोला कि जब अच्छा कुछ हुआ लाइफ में तब डोपामिन आता है, हम लोग को अच्छा फील कराता है. तो ये जो अच्छा फील होना, ये एक परसिस्टेंट फीलिंग होना चाहिए कि ज़्यादा टाइम मुझे अच्छा लगता है. तो ज़्यादा टाइम हम लोग ऐसे ही रहते हैं ना कि हाँ ठीक है, मतलब लाइफ चल रहा है ठीक से. तो ये जो परसिस्टेंट एक डोपामिन हम लोगों को मिलता है अच्छे रहने के लिए, इनको कुछ हैक्स है, आप ये करा सकते हो. जैसे कि वॉकिंग, रेगुलर लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, थोड़ा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, या ऐसा कुछ करना जिसमें आपको क्रिएटिव कुछ होता है, ठीक है. या टॉकिंग टू अ फ्रेंड, सोशलाइजिंग, जिसमें बात करने में अच्छा लगता है. तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब में हम लोग को पता ही नहीं होता है कि डोपामिन सिक्रेशन हो रहा है बोल के, लेकिन होता रहता है. सो दीज आर द नेचुरल हैक्स, वॉकिंग, लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज. तो आपने अभी जो बोल रहे हैं सर कि डोपामिन, तो ये बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं, राइट. तो क्या ऐसा भी कुछ है कि नेगेटिव डोपामिन भी कुछ होता है? यस, when you start to when you try to get dopamine in a very short duration, जैसे एडिक्शन में होता है. एडिक्शन में लोग क्यों एडिक्टेड हो जाता है? क्योंकि उसमें एक बर्स्ट ऑफ डोपामिन मिल रहा है कुछ कम टाइम में, और उनको लग रहा है कि बाकी सब काम क्यों करूँ, फालतू है भाई. मैं आई विल टेक द सब्सटेंस, आई विल गेट द हाई. दे कॉल इट हाई, बीइंग हाई, राइट. बट जैसे मैंने बोला कि यू स्टार्ट इट इम्पल्सिवली, इम्पल्सिव वे से स्टार्ट किया, बट आफ्टर फ्यू डेज इट बिकम्स कंपल्शन. ये लेना ही है, नहीं तो मैं जी नहीं सकता हूँ, और बाकी टाइम में काम में कुछ मन नहीं है. और सोशली आपको हैम्पर करना शुरू होता है. आप डोपामिन हाई होके दूसरा कुछ काम करते हो, वायलेंस, एग्रेशन, कोई डिसोशल बिहेवियर, ये करते हो. दैट्स वाई एडिक्शन बिकम्स अ काइंड ऑफ नाइटमेयर इन योर लाइफ. और क्या है, जो साइकोसिस है, साइकोसिस का कारण भी डोपामिन है. साइकोसिस क्या होता है? Psychosis is, if I try to make you understand in very short terms, इसमें है कि disorganized behavior. अब जैसे देखते हो पागल लोग उल्टा पल्टा काम करते रहे, कुछ ठीक नहीं है. Hallucinations, आप अकेले बैठे हो, कान में लग रहा है कोई बात कर रहा है, कोई नहीं है आसपास, लेकिन कान में एकदम स्पष्ट सुनाई दे रहा है कोई बात कर रहा है. Delusions, किसी के ऊपर कोई शक हो रहा है कि ये लोग मेरा खोती पहुंच रहा है, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, बाकी घर वालों ने समझ रहा है. स्टूडेंट्स को होता है या एक एज हो जाने के बाद एडल्ट्स को होता है? साइकोसिस कैन हैपन टू एनीबॉडी. ओके, कैन एनीबॉडी. साइकोसिस का एक कॉमन जो डिजीज है वो है स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया कॉमनली हैपन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 कॉमनली, ठीक है. बट इट कैन हैपन आफ्टर दैट ऑल्सो, इट कैन हैपन बिफोर दैट ऑल्सो. इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया में आपको जो होता है, द फर्स्ट थिंग इज कि आपको कॉमनली जो होता है क्लासिकल सिम्टम्स, हेलुसिनेशंस, जैसे मैंने बोला कि अकेले आप बैठे हैं लेकिन लग रहा है कि कान में कोई बात कर रहा है, कोई नहीं है आसपास, लेकिन बात कान में सुनाई दे रहा है, एंड समटाइम्स यू स्टार्ट टॉकिंग टू दैट वॉइस. हेलुसिनेशन. अभी नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज आई हुई है, उसका नाम ही है एडोलेसेंस, ठीक है. मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं. उसमें एक 10 और 13 इयर्स के एक बच्चे की स्टोरी है. वो एक स्कूल में पढ़ता है, और स्टार्टिंग में दिखा रहा है कि पुलिस आती है और उसके डायरेक्ट उसे घर में ब्रेक इन करके और उसको अरेस्ट करती है. तो पहले तो यही लगता है कि नहीं, पुलिस को कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ऐसा इतना छोटा बच्चा क्या करेगा. तो धीरे धीरे जब केस के डेप्थ में जाता है, वो मूवी आगे बढ़ती है, तो पता चलता है कि उस बच्चे के अंदर एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन बन गया है, उसको एक मैन बनना है. वो उसका अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी है
जो बोल रहा है कि मैं एक लड़की से कैसे हार मान सकता हूँ, और उस मूवी में वो एक सेम टीनेज लड़की का वो मर्डर किया हुआ। तो वो मूवी में एक बच्चे का ऐसा पर्सनालिटी शो किया हुआ है कि वो बच्चा बहुत नॉर्मल है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली में। उसके घर में उसकी दीदी भी है, जिस एज की लड़की का वो मर्डर किया है उस एज की उसके घर में दीदी भी है, लेकिन उसको हेट है उस स्कूल के अपने उस गर्ल्स गैंग के साथ, जो ये बोलते हैं कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो बच्चा है, ये है वो है, मतलब उसको टीज करते रहते थे। तो उसका एक दिन बर्स्ट होता है और वो उसका मर्डर कर देता है और वो अरेस्ट हो जाता है। तो वो 2-3 एपिसोड का ही वो वेब सीरीज़ है, बट उसमें एंडिंग इस तरह से दिखाया है कि हाँ वो मतलब एंड में वो बच्चा एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मर्डर मैंने ही किया है, और आप मतलब पेरेंट्स को वो कन्विंस करता है कि आप लोग टेंशन ना करो, आप लोग को बहुत परेशानी हो रही है, मैं एक काम करता, मैं कन्विंस हूँ और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, कोर्ट क्लियर हो जाएगा, उन लोग मतलब जो एडवोकेट को खर्च करना है वो भी बचेंगे, और पेरेंट्स भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली के। तो ये ऐसा साइकोलॉजिकल बहुत अच्छी मूवी है और अच्छा वेब सीरीज़ है, जो अभी के स्टूडेंट का वो मेंटल फ्रेम, ऐसा भी स्कूल हो सकता है, बच्चे ऐसा भी थॉट प्रोसेस ले सकते हैं, जैसा कि आपने ही भी बताया कि बच्चे कुछ भी हाई डोपामाइन के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप एंगर को लेकर, स्टूडेंट एंगर, अगर स्टूडेंट का एंगर इशू को लेकर अगर हम बात करें तो कैसा रहेगा अभी स्टूडेंट को एंगर इशू को लेकर? हाँ, कि बहुत स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ठीक, तो ये क्या है, इसको कैसे डील किया जाए? पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ये इशू होता है कि हमारे बच्चे बहुत गुस्सा कर रहे हैं। राइट। तो एक चीज़ ये है कि समटाइम्स योर एंगर जो है ना, इट कैन बी एन आउटलेट फॉर सम पेंट अप इमोशंस, इट कैन बी एन आउटलेट फॉर द इमोशंस, ठीक है? तो हो सकता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन हिज लाइफ जो हमको बात करके निकालना पड़ेगा। इट्स समथिंग रॉन्ग इन द फैमिली, समथिंग रॉन्ग इन हिज थॉट प्रोसेस, समथिंग ही इज ट्राइंग टू अचीव बट ही इज नॉट बीइंग एबल। तो इन सब को जगह से एक आउटलेट हो सकता है दिस एंगर। तो ये तो आप जनरल इशू ही बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स के भी हो सकता है, पेरेंट्स का, एडल्ट का भी हो सकता है। एकदम। अच्छा, ये इसमें ऐसा कुछ भी है क्या कि ये कोई ऐसी घटना होती है उसके सराउंडिंग में जो उसको ट्रिगर करती है? राइट। किसी को देख लिया, कोई एक चीज़ है जो हो रहा है, मतलब कोई एक खराब चीज़, बुरा चीज़ हुआ लाइफ में, तो जिनको मतलब ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू कोप अप विद दैट, और ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू टॉक विद अबाउट दैट ऑल्सो। तो जहाँ पे एंगर उनको एक आउटलेट देता है, ठीक है? समटाइम्स क्या होता है, इट कैन बी अ मतलब चिल्ड्रेन दे कॉपी फ्रॉम द पीपल अराउंड हिम, इवन द पेरेंट्स ऑल्सो, जो नेबरहुड में रहते हैं, जो फैमिली में रहते हैं, वहाँ पे अगर वायलेंस बहुत ज़्यादा है कि ऐसा कुछ हो रहा है जो वो दिख रहा है, या सोशल मीडिया या फ़ोन, दे स्टार्ट कॉपिंग दिस थिंग्स। सो दीज कैन बी द एरियाज। और अगर एक्सेसिव कुछ है कभी कभी जो इट बिकम्स अ डेंजर फॉर द फैमिली और ही इज़ डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स, वी कैन टेक हेल्प ऑफ द मेडिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है? ओके, उसके लिए। और छोटे मोटे चीज़ के लिए जहाँ पे तो आप बोल रहे हैं मेडिकेशन ले सकते हो, तो मेडिसिन से हाँ सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम? या इसमें जो मूड डिसरेगुलेशन है, एंगर इश्यूज है, ये कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग मेडिसिन दे के। और क्या है, कुछ हैबिट्स है, जैसे बच्चों को कैरेटे में देना, बच्चों को ऐसे कुछ स्पोर्ट्स में देना जहाँ पे उनको एक डिसिप्लिन सीखे और एंगर को कहाँ वेंट आउट करना है वो सीखे धीरे धीरे। तो दैट बिकम्स ऑल्सो, एंगर है उनके पास, लेकिन यू गिव अ स्पेस, यू गिव अ चैनल टू एक्सप्रेस दैट एंगर इन अ पॉजिटिव वे। तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, ही लर्न्स टू रेगुलेट इट। पहले जो होता था कि गुस्सा आ गया कुछ इधर उधर कर दिया, ये नहीं होगा। ही लर्न्स व्हेन टू यूज़ इट, हाउ टू यूज़ इट, एंड ऑल्सो व्हेन टू कंट्रोल इट। तो ये जो रेगुलेशन है जो स्पोर्ट्स में वो सीख सकते हैं, डिसिप्लिन। या